हेलो दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो हर उस पिता की कहानी है जिसने अपने बच्चे के लिए सब कुछ किया और बदले में कुछ नहीं पाया। एक ऐसी कहानी जो हर उस बच्चे की कहानी है जो अपनी राह खुद बनाना चाहता है, भले ही वो राह उसके पिता की राह से कितनी ही अलग क्यों ना हो। R.K. नारायण की ये अमर कृति है, द वेंडर ऑफ स्वीट्स। ये कहानी है जगन की, एक मीठे की दुकान वाला, एक साधारण सा आदमी जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती है, उसका बेटा माली। जगन ने अपनी पत्नी को जल्दी खो दिया था। उसके बाद उसका सारा प्यार, सारा लगाव, सारी उम्मीदें सिर्फ माली पर टिक गईं। उसने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छे से अच्छा खाना दिया, कभी कोई कमी नहीं आने दी। पर माली बड़ा हुआ तो बदल गया। वो अपने पिता की दुनिया में फिट नहीं हो पाया। उसे अपने पिता का धंधा बेकार लगा, उनकी परंपराएं पुरानी लगीं, उनकी सोच बासी लगी, और फिर वो एक ऐसी औरत के पीछे चला गया जिसे जगन कभी समझ ही नहीं पाया, मालती। मालती आधुनिकता का प्रतीक थी। वो लिखती थी, वो अमेरिका जाना चाहती थी, वो जगन की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उसने माली को बदल दिया और जगन अकेला रह गया, अपनी दुकान में, अपनी मीठी में, अपने टूटे हुए सपनों के साथ। फिर आया मार्गैया, जगन का चचेरा भाई, जो अमेरिका से लौटा था। वो लेखक बनना चाहता था और उसने जगन को एक नई राह दिखाई। पर क्या जगन उस राह पर चल पाया? क्या उसने अपने बेटे को माफ कर दिया? क्या उसने अपनी दुकान बंद कर दी? क्या वो अकेला रह गया? ये कहानी सिर्फ जगन की नहीं है, ये हर उस पिता की कहानी है जो अपने बच्चे को समझ नहीं पाता। ये हर उस बच्चे की कहानी है जो अपने माता पिता से अलग रास्ता चुनता है। ये परंपरा और आधुनिकता की टकराहट की कहानी है। ये प्यार, नफरत, मोहभंग और अकेलेपन की कहानी है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, अपने दिल को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी आपको रुला सकती है, ये कहानी आपको गुस्सा दिला सकती है, पर सबसे बड़ी बात, ये कहानी आपको अपने रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं जगन की कहानी। चैप्टर 1। जगन, मीठे की दुकान वाला। मालगुड़ी, एक छोटा सा कस्बा। दक्षिण भारत के नक्शे पर शायद ही कहीं ये नाम मिले, पर R.K. नारायण की कल्पना में ये कस्बा दुनिया के किसी भी शहर से कम नहीं था। यहाँ की गलियां, यहाँ के लोग, यहाँ की दुकानें, सबकी अपनी कहानी थी। और इन्हीं गलियों में एक थी जगन की मिठाई की दुकान। छोटी सी दुकान, पर मालगुड़ी भर में मशहूर। जगन के हाथ की मिठाई का कोई जवाब नहीं था। लड्डू हो या जलेबी, बर्फी हो या गुलाब जामुन, हर चीज में एक अलग ही स्वाद था। जगन खुद भी कुछ अलग ही था। वो सिर्फ एक दुकानदार नहीं था, वो एक दार्शनिक भी था। गीता पढ़ता, संतों के प्रवचन सुनता और अपनी जिंदगी को एक सादगी से जीता। उसे पैसे से कोई खास लगाव नहीं था। वो रोज जितना कमाता, उसमें से जरूरत का रखता, बाकी बच्चों के लिए रख देता। वो कहता, पैसा आता है और जाता है, पर अच्छे कर्म हमेशा रहते हैं। उसकी दुकान में एक खास बात थी, वो कभी भी किसी ग्राहक को खाली हाथ नहीं जाने देता था। कोई गरीब बच्चा आ जाए तो उसे मुफ्त में मिठाई दे देता, कोई बुजुर्ग आ जाए तो उसे बैठाकर चाय पिलाता। मालगुड़ी के लोग उसे प्यार से जगन भैया कहते थे, और जगन को इसी प्यार से मतलब था, पैसे से नहीं। पर जगन की जिंदगी में एक ही चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी, उसका बेटा माली। जगन की पत्नी का देहांत तब हो गया था जब माली बहुत छोटा था। उसके बाद जगन ने दोबारा शादी नहीं की। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ माली के लिए समर्पित कर दी। वो सुबह जल्दी उठता, माली के लिए नाश्ता बनाता, उसे स्कूल छोड़ने जाता, फिर दुकान खोलता। दोपहर में माली के लिए खाना लेकर जाता, शाम को उसे स्कूल से लेने जाता, रात को उसके साथ बैठता, उसकी पढ़ाई में मदद करता। माली के लिए वो पिता भी था, माँ भी था, दोस्त भी था, गुरु भी था। और माली, वो एक होशियार लड़का था, पढ़ाई में तेज, बातों में मीठा, देखने में सुंदर। जगन को उस पर नाज था। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता, मेरा माली एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर या कुछ और। मैं उसे पढ़ा लिखाकर ऊंचाइयों पर पहुंचाऊंगा। पर क्या बच्चे कभी वैसे बनते हैं जैसे माता पिता चाहते हैं? जरा सोचो, तुमने कितनी बार अपने माता पिता की बात मानी है, कितनी बार उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश की है, और कितनी बार अपनी मर्जी से कुछ किया है। माली के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। जगन की दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा था, दुकान अच्छी चल रही थी, माली अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही था। पर फिर हुआ कुछ ऐसा जिसकी जगन ने कल्पना भी नहीं की थी। माली बड़ा हो रहा था और उसके साथ उसकी सोच भी बदल रही थी। वो अब अपने पिता की दुनिया में फिट नहीं हो पा रहा था।
उसे अपने पिता का धंधा बेकार लगने लगा। वो कहता, पापा ये मिठाई बेचने से क्या मिलेगा, थोड़ा बहुत पैसा बस, मुझे कुछ और करना है। जगन समझ नहीं पाता था। उसे लगता था कि उसका धंधा सबसे अच्छा है। उसके पिता का था, उसके दादा का था और अब उसका है। यही तो परंपरा है। पर माली के लिए परंपरा का कोई मतलब नहीं था। वो नया चाहता था, आधुनिक चाहता था, अलग चाहता था। और फिर एक दिन वो घर लाया मालती को। मालती नाम सुनते ही एक आधुनिक लड़की का चेहरा सामने आता है। छोटे बाल, चश्मा, हाथ में किताबें और बातों में एक अलग ही दम। वो माली के कॉलेज में पढ़ती थी, लेखिका बनना चाहती थी, अमेरिका जाने के सपने देखती थी। उसकी दुनिया जगन की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। जगन ने जब पहली बार मालती को देखा तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। वो उसकी परंपराओं में फिट नहीं बैठती थी। छोटे बाल, आधुनिक कपड़े और वो आजाद अंदाज, जगन को ये सब अजीब लगा। पर उसने कुछ नहीं कहा। वो चुप रहा। सोचा शायद माली का दोस्त है, शायद कुछ दिनों में चली जाएगी। पर मालती नहीं गई। वो आती गई, जाती गई और धीरे धीरे जगन ये देखा कि माली बदल रहा है। माली अब उससे कम बात करता, दुकान पर कम आता, घर पर भी कम रहता, ज्यादातर समय मालती के साथ बिताता। जगन अकेला रह गया, अपनी दुकान में, अपनी मिठाई में, अपनी किताबों में। एक दिन उसने माली से पूछा, बेटा ये मालती कौन है, तुम्हारी उससे क्या है? माली ने जवाब दिया, पापा मैं उससे प्यार करता हूं, हम शादी करना चाहते हैं। जगन को लगा जैसे उसके सिर पर बिजली गिर गई। शादी? इस लड़की से? वो जो उनकी परंपराओं में फिट नहीं बैठती, वो जो उनके धर्म की भी नहीं है, वो जो अमेरिका जाने के सपने देखती है। पर बेटा वो हमारी जाति की नहीं है, जगन ने कहा। जाति से क्या होता है पापा? माली ने जवाब दिया, ये आधुनिक जमाना है, लोग अब जाति नहीं देखते। पर हमारी परंपराएं पुरानी हो चुकी हैं पापा, नई सोच चाहिए। जगन को समझ नहीं आया। उसकी परंपराएं, जिन पर उसने पूरी जिंदगी यकीन किया था, उसके बेटे के लिए बेकार थीं। उसका धंधा, जिसे उसने सालों संभाला था, उसके बेटे के लिए बेकार था। उसकी सोच, उसके विचार, उसका जीवन सब बेकार था। वो टूट गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो चुप रहा, जैसे हमेशा चुप रहता था। उस रात वो बहुत देर तक बैठा रहा, गीता पढ़ता रहा, पर उसका मन वहां नहीं था। उसका मन माली के पास था, मालती के पास था, उस भविष्य के पास था जो वो कभी समझ ही नहीं पाया। अगले दिन माली ने उसे बताया कि वो मालती के साथ अमेरिका जा रहा है। वहां जाकर कुछ नया करेगा, लिखेगा, अपनी किस्मत आजमाएगा। जगन के पास कहने को कुछ नहीं था। उसने बस सिर हिलाया और माली चला गया। अब जगन बिल्कुल अकेला था। उसकी दुकान, उसकी मिठाई, उसकी किताबें और एक खालीपन जो कभी भरने वाला नहीं था। चैप्टर 3, मारगैया, लेखक बनने का सपना। माली के जाने के कुछ दिनों बाद जगन के दरवाजे पर एक अनजान आदमी आया। बुजुर्ग, सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखों में एक चमक। जगन, पहचाना? उसने पूछा। जगन ने गौर से देखा, फिर उसकी आंखें फैल गईं। मारगैया, तुम कहां से? मारगैया जगन का चचेरा भाई था। वो सालों पहले अमेरिका चला गया था। कोई खबर नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, जैसे गुम हो गया हो। अमेरिका से आया हूं, मारगैया ने कहा। बहुत दिनों बाद अपनी जड़ों की तरफ खिंचा चला आया। जगन ने उसे अंदर बुलाया। दोनों बैठे बातें करने लगे। मारगैया ने बताया कि वो अमेरिका में एक लेखक बनना चाहता था। उसने कई कहानियां लिखीं, कई किताबें, पर कोई खास सफलता नहीं मिली। अब लगता है कि मुझे भारत आना चाहिए, मारगैया ने कहा। मेरी कहानियों में वो मिट्टी की खुशबू नहीं थी, वो दर्द नहीं था जो यहाँ की जमीन में है। जगन ने उसे देखा। उसे लगा जैसे उसका भाई भी किसी तलाश में है, कुछ ऐसा ही जैसे वो खुद तलाश रहा था। और तुम कैसे हो? मारगैया ने पूछा। माली कहाँ है? जगन की आंखें नम हो गईं। उसने सब बता दिया, माली के बारे में, मालती के बारे में, अमेरिका जाने के बारे में, अपने अकेलेपन के बारे में, अपने टूटे सपनों के बारे में। मारगैया ने ध्यान से सुना। फिर उसने कहा, जगन तुम अकेले नहीं हो, ये सब होता है। बच्चे बड़े होते हैं, अपनी राह चुनते हैं, हमें बस उन्हें जाने देना होता है। पर उसे मेरी जरूरत थी, जगन ने कहा। मैंने उसके लिए सब कुछ किया। तुमने किया, मारगैया ने कहा, पर अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं। अब उसकी अपनी जिंदगी है, तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीनी होगी। जगन को समझ नहीं आया। उसकी जिंदगी? उसकी तो कोई जिंदगी थी ही नहीं। उसकी जिंदगी तो माली था। मारगैया ने उसे एक किताब दी। उसने खुद लिखी थी। ये पढ़ो,
उसने कहा, शायद कुछ समझ में आए। जगन ने वो किताब ली, उसे खोलकर देखा। पहले पन्ने पर लिखा था, अपने आप को खोजो। अध्याय 4, पिता पुत्र का टकराव। माली अमेरिका से लौटा तो बिल्कुल बदला हुआ था। वो अब और भी आधुनिक हो गया था। उसके कपड़े अलग थे, उसकी बातें अलग थीं, उसकी सोच और भी अलग थी। वो जगन के पास आया, पर जैसे कोई अजनबी आया हो। उसने ना तो पिता को गले लगाया, ना हालचाल पूछा, बस सीधे बात पर आ गया। पापा, मुझे पैसे चाहिए। जगन ने उसे देखा। उसका बेटा, जिसके लिए उसने सब कुछ किया, अब सिर्फ पैसे मांगने आया था। कितने? जगन ने पूछा। बहुत सारे। मैं अमेरिका में एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, मालती के साथ। बिजनेस? कैसा बिजनेस? हम किताबें छापेंगे, अमेरिका में बेचेंगे, बहुत पैसा है इसमें। जगन को कुछ समझ नहीं आया। उसे तो सिर्फ मिठाई बेचना आता था। किताबों का बिजनेस, अमेरिका, यह सब उसकी समझ से बाहर था। पर बेटा, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, जगन ने कहा। मैंने तो सारी जिंदगी मिठाई बेचकर गुजारा किया है। थोड़ा बहुत बचा है, पर इतना नहीं। तो दुकान बेच दो, माली ने कहा। जगन को लगा जैसे उसके सीने में छुरा घोंप दिया गया हो। दुकान बेच दो? वो दुकान जो उसके पिता ने बनाई थी, उसके दादा ने बनाई थी। वो दुकान जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? जगन ने पूछा। मुझे पता है, माली ने कहा। पापा, ये दुकान पुरानी हो चुकी है। ये धंधा अब नहीं चलेगा। अमेरिका में नया जमाना है, वहां पैसा है, हमें वहां जाना चाहिए। हम? जगन ने पूछा। तुम और मैं? नहीं, मैं और मालती। तुम यहीं रहो। तुम्हारा यहां क्या काम? जगन को लगा जैसे वो सपना देख रहा है। उसका बेटा, उसका अपना बेटा, उसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई अजनबी हो। वो बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं नहीं बेच सकता ये दुकान। ये मेरे पिता की है, मेरे दादा की है। तो फिर मुझे कुछ मत दो, माली ने कहा और उठकर चला गया। जगन अकेला रह गया। उसकी दुकान, उसकी मिठाई और एक टूटा हुआ दिल। उस रात वो बहुत देर तक बैठा रहा, गीता पढ़ता रहा। पर उसका मन वहां नहीं था। उसका मन माली के पास था, उसके उन शब्दों के पास जो उसने कहे थे, तुम यहीं रहो। मालती की चाल। मालती अब माली के साथ ही रहने लगी थी। वो जगन के घर आती जाती, पर कभी उससे बात नहीं करती। उसे जगन से कोई मतलब नहीं था। उसे तो सिर्फ माली से मतलब था और उसके पैसों से। एक दिन वो जगन के पास आई। उसने बड़ी मीठी बातें की, मुस्कुराई और फिर बात पर आ गई। अंकल, आपको माली की किताब के बारे में पता है? किताब? जगन ने पूछा। कैसी किताब? माली ने एक किताब लिखी है, बहुत अच्छी किताब। अमेरिका में छपेगी, उससे बहुत पैसा मिलेगा। जगन को कुछ समझ नहीं आया। माली किताब लिख सकता है? बहुत अच्छी लिखता है, मालती ने कहा, पर उसे छपवाने के लिए पैसे चाहिए। आप दे सकते हैं? जगन ने सोचा, उसका बेटा एक किताब लिख रहा है, ये कोई बुरी बात नहीं थी। शायद उसमें कुछ अच्छाई बची है। कितने पैसे चाहिए? उसने पूछा। 50,000, मालती ने कहा। जगन ने सोचा, 50,000 बहुत पैसे थे, पर माली के लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसने पैसे दे दिए। मालती ने पैसे लिए और चली गई। जगन को लगा कि उसने अच्छा किया। शायद अब माली उससे बात करेगा, उसके पास आएगा, उसे अपनी किताब दिखाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। माली न तो आया, न बात की, न किताब दिखाई। कुछ दिनों बाद मालती फिर आई। इस बार और ज्यादा पैसे मांगे, और फिर जगन देता गया। वो देना नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि हर बार उसे लगता था कि शायद इस बार माली खुश हो जाएगा, शायद इस बार वो उसे अपना बेटा मान लेगा। पर माली नहीं आया। एक दिन जगन ने मारगैया से पूछा, भाई, मैं क्या करूं? माली को पैसे चाहिए, मैं दे देता हूं, पर वो आता नहीं, बात नहीं करता। मारगैया ने उसे देखा। उसकी आंखों में दया थी, पर साथ में एक सख्ती भी। जगन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? उसने कहा। तुम्हारा बेटा तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। वो लड़की, उन्हें सिर्फ तुम्हारे पैसे चाहिए, तुम नहीं। जगन को लगा जैसे उसके सीने में फिर छुरा घोंपा गया, पर इस बार वो चुप नहीं रहा। उसने कहा, तो भी वो मेरा बेटा है, मैं उसकी मदद करूंगा। मारगैया ने सिर हिलाया। जैसी तुम्हारी मर्जी, पर याद रखना, जो देते हो वो वापस नहीं आएगा, और जो पाना चाहते हो वो कभी नहीं मिलेगा। चैप्टर 6,
जगन की अंतिम परीक्षा। दोस्तों, इस चैप्टर में हम जगन की जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां उसकी सारी उम्मीदें, सारे सपने, सारा प्यार, सब कुछ एक परीक्षा से गुजरता है। मालती अब नियमित रूप से जगन के पास आती थी। हर बार एक नया बहाना, हर बार एक नई मांग। कभी किताब छपवाने के लिए, कभी अमेरिका जाने के लिए वीजा के लिए, कभी वहां रहने के लिए घर के लिए। जगन देता चला जाता था। उसकी बचत खत्म हो रही थी, पर वो रुक नहीं पाता था। एक दिन मारगैया उसके पास आया। उसके हाथ में एक किताब थी। कवर पर एक तस्वीर थी, एक जवान लड़का और लड़की आधुनिक कपड़ों में, अमेरिकन अंदाज में। किताब का नाम था द अमेरिकन ड्रीम। ये देखो, मारगैया ने कहा, तुम्हारे बेटे ने ये किताब लिखी है। जगन ने किताब ली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कवर देखा, फिर अंदर के पन्ने पलटे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंग्रेजी के कठिन शब्द, अमेरिका के दृश्य, आधुनिक जीवन की कहानियां, ये सब उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। ये माली ने लिखा है? उसने पूछा। हाँ, और ये अमेरिका में छपी है। बहुत पैसे मिले हैं उसे। जगन को कुछ समझ नहीं आया। अगर माली को पैसे मिले हैं तो वो बार बार पैसे क्यों मांग रहा था? उसने मारगैया से यही पूछा। मारगैया ने गहरी सांस ली। जगन, तुम अब तक नहीं समझे। तुम्हारा बेटा तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। उसे तुम्हारे पैसे चाहिए थे और तुमने दिए। अब उसे और चाहिए। ये कभी खत्म नहीं होगा। जगन को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने किताब को गौर से देखा। कवर पर लिखा था माली एंड मालती। दोनों के नाम साथ थे, जैसे दो शरीर एक जान। उस रात जगन सो नहीं पाया। वो बैठा सोचता रहा, कहाँ गलती हुई? उसने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, तो बदले में ये क्यों मिला? उसे अपनी पत्नी याद आ गई। जब वो जीवित थी तो कितना सुंदर था सब कुछ। वो माली को गोद में लिए बैठी रहती। जगन दुकान से लौटता तो खाना साथ खाते, हंसी मजाक करते। अब वो सब बीत गया, मानो कभी था ही नहीं। अगले दिन मालती फिर आई। इस बार उसकी मांग और भी बड़ी थी, $50,000 अमेरिका में बिजनेस बढ़ाने के लिए। जगन ने उसे देखा। उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी, कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बस एक लालच था, एक भूख थी। मालती बेटा, जगन ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने तो सारी जिंदगी मिठाई बेची है। थोड़ा बहुत बचा था, वो भी तुम्हें दे दिया। अब कुछ नहीं बचा। मालती की आंखों में गुस्सा आ गया। तो दुकान बेच दो, जमीन बेच दो, घर बेच दो, कुछ तो करो। जगन को लगा जैसे उसके सीने में छुरा घोंपा गया हो। दुकान? वो दुकान जो मेरे पिता ने बनाई, मेरे दादा ने बनाई। वो जमीन जो हमारे पूर्वजों की है। वो घर जहां मैं पैदा हुआ, जहां माली पैदा हुआ। उस सब से क्या फर्क पड़ता है? मालती ने कहा। पैसा चाहिए, माली को पैसा चाहिए। माली कहाँ है? जगन ने पूछा। उसे मुझसे बात क्यों नहीं करने देती? वो बहुत बिजी है, किताब लिख रहा है, प्रमोशन कर रहा है। उसके पास तुमसे बात करने का समय नहीं। जगन चुप रहा। अब उसे सब समझ में आ गया था। मारगैया की बात सच थी। उसका बेटा उसे इस्तेमाल कर रहा था। वो और ये लड़की, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए थे, जगन नहीं। मैं नहीं दे सकता, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मालती ने उसे देखा। उसकी आंखों में नफरत थी। तो फिर हम तुम्हारे बेटे को कभी नहीं देखोगे, कभी नहीं। वो उठी और चली गई। जगन अकेला रह गया। उसकी दुकान में सन्नाटा था, बाहर गलियों में शोर था, पर उसके अंदर सिर्फ एक खालीपन था। वो बहुत देर तक बैठा रहा, फिर उठा, दुकान बंद की और घर चला गया। उस रात उसने खाना नहीं खाया, बस बैठा सोचता रहा, कहाँ गलती हुई। उसे माली का बचपन याद आ गया। वो छोटा सा बच्चा जो उसकी गोद में बैठकर मिठाई खाता था। वो मासूम सी मुस्कान, वो बड़ी बड़ी आंखें, वो प्यारा सा अंदाज। वो माली कहाँ चला गया? ये कौन है जो उसके बेटे के नाम से आता है और पैसे मांगता है? अगले कई दिनों तक जगन ने दुकान नहीं खोली। वो घर में बैठा रहा, कभी गीता पढ़ता, कभी बस छत की तरफ देखता रहता। मारगैया कई बार आया, पर जगन ने उससे बात नहीं की। एक दिन मारगैया ने उसे जबरदस्ती उठाया और बाहर ले गया। वो उसे मालगुड़ी की गलियों में घुमाने लगा। पुराने मंदिर, पुरानी दुकानें, पुराने लोग, सब कुछ वैसा ही था जैसा सालों पहले था। देखो जगन, मारगैया ने कहा,
ये सब तुम्हारा है। ये शहर, ये लोग, ये परंपराएं, तुमने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताई है। तुम्हारे पूर्वज यहीं रहे हैं। ये तुम्हारी जड़ें हैं। माली को ये समझ नहीं आया, पर तुम समझते हो। जगन ने चारों तरफ देखा। उसे सब कुछ वैसा ही लगा, पर कुछ बदल गया था। अंदर से वो बदल गया था। मारगैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसने कहा। मैंने सब कुछ ठीक किया तो सब कुछ गलत कैसे हो गया? तुमने कुछ गलत नहीं किया, मारगैया ने कहा। बस इतना हुआ कि तुम्हारा बेटा अपनी राह चला गया। वो राह तुमसे अलग थी। ये कोई गुनाह नहीं है, पर उसने तुम्हारा दिल तोड़ा, ये गुनाह है। तो अब मैं क्या करूं? मारगैया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तुम अपनी राह देखो, अपनी जिंदगी जियो। माली को जाने दो। उसकी अपनी जिंदगी है, उसे जीने दो। जगन को यह बात समझ में आई, पर दिल से मानना मुश्किल था। इतने सालों तक एक ही चीज के लिए जीने के बाद उसे अचानक खालीपन महसूस हो रहा था। उस रात उसने गीता खोली और पढ़ने लगा। एक श्लोक पर उसकी नजर रुक गई। कर्मण्ये विधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। उसे लगा जैसे ये श्लोक उसी के लिए लिखा गया हो। उसने अपना कर्म किया, एक अच्छा पिता बनने का। उसने माली के लिए सब कुछ किया। अब फल की चिंता करना बेकार था। फल तो माली के हाथ में था। अगले दिन उसने दुकान खोली। ग्राहक आए, मिठाई खरीदी, बातें की। जगन ने मुस्कुराकर सबको मिठाई दी। अंदर से वो टूटा हुआ था, पर बाहर से वो वैसा ही था जैसा पहले था। कुछ दिनों बाद माली खुद आया। वो अकेला था, मालती नहीं थी उसके साथ। जगन ने उसे देखा तो उसका दिल धड़क गया, पर उसने कुछ जाहिर होने नहीं दिया। पापा, माली ने कहा। उसकी आवाज में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी, पर फिर भी कुछ तो था। बेटा, जगन ने कहा, बस इतना ही। मैं माफी मांगने आया हूं, माली ने कहा। मुझे पता है मैंने बहुत कुछ गलत किया। तुमसे पैसे लिए, तुमसे झूठ बोला, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। जगन ने उसे देखा। उसकी आंखों में सच में पछतावा था या सिर्फ एक और नाटक? उसे समझ नहीं आ रहा था। मालती चली गई, माली ने कहा। अमेरिका चली गई, सारे पैसे लेकर। मैं अकेला रह गया। जगन ने गहरी सांस ली। उसे कोई खुशी नहीं हुई ये सुनकर, न ही गुस्सा आया। बस एक थकान थी, एक खालीपन था। बैठो बेटा, चाय पियोगे? माली ने उसे देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके पिता इतने शांत हैं। उसने सोचा था कि जगन गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, उसे कोसेगा, पर जगन ने कुछ नहीं किया। पापा, तुम नाराज नहीं हो? जगन ने उसे देखा। नाराज क्यों होता? तुम मेरे बेटे हो। बेटा गलतियां करता है, ये तो स्वाभाविक है। मैंने भी की होंगी, पर मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। दिल तोड़ा? जगन ने कहा। बेटा, दिल तो टूटता है, पर टूटा हुआ दिल भी प्यार करता है। तुम मेरे बेटे हो, ये कभी नहीं बदलेगा। माली की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ा। पापा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जगन ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखें भी नम थीं। उठो बेटा, उठो। माफी की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें हमेशा माफ कर दूंगा, चाहे तुम कुछ भी करो। उस रात दोनों ने साथ में खाना खाया। बहुत दिनों बाद जगन ने चैन की नींद सोई। उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। पर क्या यह सच में हक था? क्या माली सच में बदल गया था? क्या जगन उसे फिर से भरोसा कर सकता था? ये सवाल अनुत्तरित थे। चैप्टर 7, माली की वापसी और नई शुरुआत। माली के वापस आने के बाद जगन की जिंदगी में थोड़ी रौनक लौट आई। वो रोज सुबह दुकान खोलता, माली उसके साथ बैठता। ग्राहक आते, मिठाई लेते और दोनों को देखकर खुश होते। पिता पुत्र फिर से एक साथ। पर जगन के मन में एक शंका थी। वो माली की हर हरकत को गौर से देखता। क्या वो सच में बदल गया है? क्या उसे सच में पछतावा है, या ये सब एक और नाटक है? दुकान पर माली आता तो बैठ जाता, पर काम में हाथ नहीं बटाता। वो मिठाई बनाना नहीं जानता था और ना ही सीखने की कोशिश करता। वो बस बैठा रहता, कभी किताब पढ़ता, कभी बाहर देखता रहता। एक दिन जगन ने उससे पूछा, बेटा, अब आगे क्या करोगे? माली ने उसे देखा।
उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहले थी, कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की। पापा, मैं फिर से लिखना चाहता हूं, एक नई किताब, इस बार अपने बारे में, अपने अनुभवों के बारे में, मालती के बारे में, तुम्हारे बारे में। जगन को सुनकर अच्छा लगा, पर थोड़ा डर भी लगा। कैसी किताब? एक सच्ची किताब, माली ने कहा। जो मैंने सीखा, जो मैंने झेला, जो मैंने खोया, शायद उससे किसी और को सीख मिले। जगन ने उसे देखा। उसके बेटे की बातों में एक गहराई थी, एक समझ थी जो पहले नहीं थी। शायद इस दुख ने उसे बदल दिया था। लिखो बेटा, जो दिल में है वो लिखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। माली ने लिखना शुरू किया। वो रोज सुबह उठता, दुकान के एक कोने में बैठ जाता और घंटों लिखता रहता। कभी कभी वो इतना खो जाता कि उसे पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत गया। जगन उसे देखता और उसे बहुत अच्छा लगता। उसका बेटा फिर से कुछ कर रहा था, कुछ सार्थक। भले ही वो दुकान में हाथ नहीं बटाता, पर कम से कम वो बेकार तो नहीं बैठा था। एक दिन मारगैया दुकान पर आया। उसने माली को लिखते देखा और जगन से पूछा, क्या लिख रहा है? एक किताब, जगन ने कहा, अपने बारे में। मारगैया ने सिर हिलाया। अच्छी बात है, लिखने से मन हल्का होता है, मैंने भी यही किया था। वो माली के पास गया और बोला, बेटा, मैं भी लिखता हूं, कभी अपनी कुछ कहानियां पढ़ना चाहो तो बता देना। माली ने उसे देखा। उसे मारगैया की बातों में एक सच्चाई लगी, एक गर्माहट। जरूर चाचा। धीरे धीरे माली और मारगैया में दोस्ती हो गई। दोनों लेखक थे, दोनों ने दुख झेला था, दोनों अपनी राह तलाश रहे थे। वो घंटों बैठकर बातें करते, किताबों के बारे में, लेखन के बारे में, जिंदगी के बारे में। जगन उन्हें देखता और मुस्कुराता। उसे लगता कि शायद मारगैया की संगति में माली को सही रास्ता मिल जाए। एक दिन माली ने अपनी किताब के कुछ पन्ने मारगैया को पढ़कर सुनाए। मारगैया ने ध्यान से सुना, फिर बोला, बेटा, ये अच्छा है, बहुत अच्छा, पर इसमें एक कमी है। क्या कमी है? इसमें तुम बहुत ज्यादा हो। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा पछतावा, तुम्हारा गुस्सा, सब कुछ। पर इसमें तुम्हारे पिता कहाँ हैं? उनका दर्द कहाँ है? उनका प्यार कहाँ है? माली चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी किताब में सिर्फ अपने बारे में लिखा था। अपने पिता के बारे में उसने एक शब्द भी नहीं लिखा था। उनके बारे में लिखो, मारगैया ने कहा। उनके बारे में जानो, उनसे बात करो, उनकी जिंदगी समझो, तब जाकर तुम्हारी किताब पूरी होगी। उस दिन के बाद माली ने जगन से बात करनी शुरू की। पहले तो जगन को अजीब लगा। उसका बेटा, जो कभी उससे दूर भागता था, अब उसके पास आकर बैठता और पूछता, पापा, तुम्हारा बचपन कैसा था? तुम्हारे माता पिता कैसे थे? तुमने ये दुकान कैसे शुरू की? जगन ने उसे सब बताया। अपने पिता के बारे में जो बहुत सख्त थे, अपनी माँ के बारे में जो बहुत प्यारी थीं, अपने भाई बहनों के बारे में जो अब इस दुनिया में नहीं थे, उस दुकान के बारे में जहां उसने बचपन से काम किया था। माली ने ध्यान से सुना। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता भी कभी जवान थे, कभी उनके सपने थे, कभी उनकी उम्मीदें थी, और उन सब को उसने अपने बेटे के लिए त्याग दिया था। एक दिन माली ने जगन से पूछा, पापा, तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ मेरे लिए जीते रहे। जगन ने उसे देखा। बेटा, जब तुम पैदा हुए थे, उस दिन मैंने तय कर लिया था कि अब मेरी जिंदगी तुम हो। मेरे लिए कुछ अलग करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम ही मेरे लिए सब कुछ थे। माली की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ में आया कि उसके पिता ने उसके लिए क्या किया था और उसने बदले में उन्हें क्या दिया था। पापा, मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। जगन ने उसे गले लगा लिया। बेटा, माफी की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। उस दिन के बाद माली ने अपनी किताब फिर से लिखनी शुरू की। इस बार उसमें जगन भी था, उसका दर्द, उसका प्यार, उसका त्याग, सब कुछ। कई महीनों बाद किताब पूरी हुई। माली ने उसका नाम रखा मेरे पिता की मिठाई। एक साधारण सा नाम, पर बहुत गहरा अर्थ। मारगैया ने वो किताब पढ़ी। पढ़ने के बाद वो बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, बेटा, ये किताब अमर हो जाएगी। इसमें सच है, दर्द है, प्यार है। ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये हर उस पिता और बेटे की कहानी है जो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। किताब छपी तो मालगुड़ी भर में चर्चा होने लगी। लोग जगन की दुकान पर आते, किताब की तारीफ करते और माली को आशीर्वाद देते।
जगन का सीना चौड़ा हो जाता। उसका बेटा, जिसे वो कभी समझ नहीं पाया, अब एक लेखक बन गया था। एक दिन माली ने जगन से कहा, पापा, मैं दुकान पर तुम्हारे साथ काम करूंगा। जगन को यकीन नहीं हुआ। पर बेटा, तुम्हें तो ये काम पसंद नहीं। अब पसंद है, माली ने कहा। तुम्हारे साथ है तो सब पसंद है। उस दिन से माली ने मिठाई बनाना शुरू किया। जगन ने उसे बताया कि लड्डू कैसे बनते हैं, जलेबी कैसे बनती है, बर्फी में कितनी चीनी डालनी है। माली ध्यान से सीखता गया। धीरे धीरे दुकान में फिर से रौनक लौट आई। लोग आते, मिठाई लेते और पिता पुत्र को एक साथ देखकर खुश होते। जगन को लगता कि उसकी जिंदगी अब पूरी हो गई है। पर क्या सच में सब ठीक था? जगन के मन में अब भी एक सवाल था। क्या माली सच में खुश है? क्या वो सच में यही करना चाहता है, या वो सिर्फ उसे खुश करने के लिए ये सब कर रहा है? एक दिन उसने माली से यही पूछा। माली ने उसे देखा और मुस्कुराया। पापा, मैं सच में खुश हूं। मैंने बहुत दूर जाके देख लिया, वहां मुझे कुछ नहीं मिला। यहां तुम्हारे पास मुझे सब कुछ मिल गया। जगन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। उस रात जगन ने गीता में एक श्लोक पढ़ा, जहां कृष्ण है वहां विजय है। उसे लगा जैसे उसके जीवन में भी कृष्ण आ गए हों, उसके बेटे के रूप में। दोस्तों, इस चैप्टर में हम जगन के जीवन के सबसे कठिन निर्णय पर पहुंचते हैं। एक ऐसा निर्णय जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। माली के वापस आने के बाद जगन की जिंदगी में सुकून लौट आया था। दुकान अच्छी चल रही थी, माली उसके साथ काम करता था और लोग दूर दूर से उनकी मिठाई खरीदने आते थे। पर जगन के मन में एक बात हमेशा खटकती रहती थी। वो दुकान जो उसके पिता और दादा की थी, अब माली को सौंपने का समय आ गया था। एक दिन उसने माली से कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। ये दुकान अब तुम्हारी है, तुम इसे संभालो। माली ने उसे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। पापा, ये दुकान तुमने बनाई है, तुम्हारे पिता ने बनाई है, तुम्हारे दादा ने बनाई है, ये तुम्हारी है। नहीं बेटा, जगन ने कहा, ये दुकान हमारी है और अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने अपना काम कर लिया। माली को समझ नहीं आ रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके पिता उसे दुकान सौंप देंगे। वो तो हमेशा से सोचता था कि जगन हमेशा दुकान पर रहेगा, मिठाई बनाता रहेगा, ग्राहकों से बातें करता रहेगा। पापा, तुम क्या करोगे? उसने पूछा। जगन ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब आराम करूंगा, गीता पढ़ूंगा, मारगैया के साथ बैठूंगा, कभी मंदिर जाऊंगा, बस। माली को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि उसके पिता सिर्फ उसे खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। पर जगन की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, एक संतोष था। अगले कई दिनों तक जगन ने माली को दुकान का हर काम सिखाया। कैसे मिठाई बनानी है, कैसे ग्राहकों से बात करनी है, कैसे हिसाब किताब रखना है। माली ध्यान से सीखता गया। एक दिन जगन ने कहा, बेटा, आज से तुम दुकान खोलोगे, मैं नहीं आऊंगा। माली घबरा गया। पापा, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। कर लोगे बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है। अगली सुबह माली ने दुकान खोली। पहले तो उसे बहुत डर लगा, पर धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। वो मुस्कुराकर उनसे मिला, मिठाई तौली, पैसे लिए, सब कुछ ठीक चल रहा था। शाम को जब जगन दुकान पर आया तो माली ने उसे बताया कि कैसा दिन रहा। जगन ने सुना और मुस्कुराया। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम कर लोगे। कुछ दिनों बाद जगन ने एक और बड़ा फैसला किया। उसने माली से कहा, बेटा, मैं ये दुकान तुम्हारे नाम कर दूंगा, सारे कागजात बनवा दूंगा। माली को यकीन नहीं हुआ। पापा, ऐसा मत करो, ये दुकान तुम्हारी है। अब तुम्हारी है बेटा, मैंने अपना काम कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। जगन ने वकील से बात की, कागजात बनवाए और दुकान माली के नाम कर दी। उस दिन उसे बहुत अजीब लगा। इतने सालों बाद वो दुकान अब उसकी नहीं रही, पर उसे कोई दुख नहीं था, उल्टा एक अजीब सा संतोष था। मारगैया ने उससे पूछा, जगन, तुम्हें दुख नहीं होता? इतने सालों की दुकान अपने हाथों से बनाई, अब और तुम्हारी नहीं रही। जगन ने उसे देखा। मारगैया, दुकान तो बस एक जगह है, असली चीज है वो प्यार जो उसमें डाला जाता है। वो प्यार अब भी है, बस अब माली डालेगा। मारगैया ने सिर हिलाया। तुम सच में बदल गए हो जगन। पहले तुम दुकान से चिपके रहते थे, अब उसे छोड़ दिया। पहले मुझे लगता था कि दुकान ही सब कुछ है, जगन ने कहा, पर अब समझ में आया कि असली चीज तो रिश्ते हैं। माली मेरे पास है, बस यही काफी है। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। माली ने दुकान को और भी अच्छा बना दिया। उसने नई मिठाइयां बनाई, नए ग्राहक जोड़े, दुकान को सजाया। जगन देखता और खुश होता।
पर जगन के मन में अब एक नया सवाल था। क्या वो सिर्फ यूं ही बैठा रहे? क्या उसकी जिंदगी में अब कुछ और नहीं बचा? एक दिन उसने मारगैया से यही पूछा। मारगैया ने उसे देखा और कहा, जगन, तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारे पास अभी बहुत कुछ है। तुम लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पर मुझे कुछ समझ नहीं आता, जगन ने कहा। मैंने तो सिर्फ मिठाई बेची है। तो अब कुछ और सीखो, मारगैया ने कहा। दुनिया बहुत बड़ी है, मालगुड़ी से बाहर भी कुछ है। जगन ने सोचा, शायद मारगैया सही था। शायद उसे अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। उसने माली से बात की। बेटा, मैं थोड़ा घूमने जाना चाहता हूं। माली ने उसे देखा। कहाँ पापा? पता नहीं, जगन ने कहा। बस घूमूंगा, अलग अलग जगहें देखूंगा, नए लोगों से मिलूंगा। माली मुस्कुराया। बहुत अच्छा पापा, तुम्हें जाना चाहिए। दुकान की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। जगन ने एक छोटा सा बैग पैक किया और एक सुबह निकल पड़ा। मालगुड़ी की गलियों से गुजरता हुआ वो स्टेशन पहुंचा। ट्रेन आई, वो चढ़ गया और निकल पड़ा एक नई यात्रा पर। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, कितने दिन रहेगा, कब लौटेगा, पर उसे एक अजीब सी आज़ादी महसूस हो रही थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। ट्रेन चल पड़ी। जगन ने खिड़की से बाहर देखा। मालगुड़ी पीछे छूट रहा था। उसका घर, उसकी दुकान, उसका बेटा, सब कुछ पीछे छूट रहा था। पर उसे कोई दुख नहीं था, उल्टा एक अजीब सा सुकून था। ट्रेन की खिड़की से हवा आ रही थी, उसके बालों को छू रही थी। जगन ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे वो उड़ रहा है, जैसे कोई पक्षी आज़ाद हो गया हो। कई दिनों बाद वो एक छोटे से गांव में उतरा। पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर सा गांव। वहां उसने एक छोटा सा कमरा लिया और कुछ दिन रुक गया। वो रोज सुबह उठता, पहाड़ों पर टहलने जाता, शाम को गांव वालों के साथ बैठता, उनकी बातें सुनता, उनके सुख दुख में शरीक होता। उसे लगा जैसे वो एक नई दुनिया में आ गया हो। एक दिन उसने वहां के एक बुजुर्ग से पूछा, आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? सारी जिंदगी, बुजुर्ग ने कहा। यहीं पैदा हुआ, यहीं बढ़ा हुआ, यहीं मरूंगा। कभी बाहर जाने का मन नहीं हुआ? बुजुर्ग हंसे। बाहर क्या रखा है, यहीं सब कुछ है। पर तुम बाहर से आए हो, तुम्हें तो यहाँ कुछ ना कुछ मिला ही होगा। जगन ने सोचा, उसे सच में कुछ मिला था। एक नई दृष्टि, एक नई समझ, एक नई शांति। कुछ हफ्तों बाद वो मालगुड़ी लौट आया। माली ने उसे देखा तो बहुत खुश हुआ। पापा, तुम कैसे हो? कहाँ कहाँ गए? जगन ने उसे सब बताया, पहाड़ों के बारे में, गांव के बारे में, वहां के लोगों के बारे में। माली ने ध्यान से सुना। उसे अपने पिता में एक बदलाव नजर आया। वो पहले से ज्यादा शांत थे, ज्यादा संतुष्ट थे। पापा, तुम बदल गए हो, उसने कहा। हाँ बेटा, मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी सीख ये कि जिंदगी सिर्फ एक दुकान तक सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर है। उस दिन के बाद जगन ने एक नई जिंदगी शुरू की। वो रोज सुबह उठता, गीता पढ़ता, फिर टहलने निकल जाता। शाम को दुकान पर जाता, माली से बातें करता, ग्राहकों से मिलता। पर अब वो दुकान से चिपका नहीं रहता था। उसे पता था कि दुनिया और भी बहुत कुछ है। मारगैया ने उससे पूछा, तो अब क्या करोगे जगन? जगन ने मुस्कुराकर कहा, अब बस जीऊंगा, हर पल को जीऊंगा, जैसे आज आखिरी दिन हो। चैप्टर 9, मालगुड़ी का सन्नाटा। दोस्तों, इस चैप्टर में हम जगन की जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ शांत हो जाता है। माली दुकान संभाल रहा है, जगन अपनी नई जिंदगी जी रहा है और मालगुड़ी की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया है। जगन अब रोज सुबह जल्दी उठता। वो घर से निकलता, मालगुड़ी की सुनसान गलियों से गुजरता और नदी के किनारे पहुंच जाता। वहां वो घंटों बैठा रहता, कभी पानी को देखता, कभी आकाश को, कभी बस अपने आप को। उसे लगता जैसे वो सालों से एक ही जगह पर अटका हुआ था और अब आखिरकार वो बहने लगा है, नदी की तरह। एक दिन वहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लंबी दाढ़ी, मैले कुचैले कपड़े, पर आंखों में एक अजीब सी चमक। वो नदी के किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। जगन ने उसे देखा और कुछ देर बाद साधु में आंखें खोलीं। उसने जगन को देखा और मुस्कुराया। बहुत दिनों से देख रहा हूं तुम्हें। रोज आते हो, बैठते हो, चले जाते हो। क्या ढूंढ रहे हो? जगन ने उसे देखा। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। कुछ नहीं, उसने कहा, बस बैठता हूं। बैठना भी एक ध्यान है, साधु ने कहा। पर क्या तुम सच में बैठते हो या सिर्फ बैठे रहते हो? जगन को यह सवाल समझ नहीं आया। क्या फर्क है? बैठना एक क्रिया है, साधु ने कहा।
बैठे रहना एक अवस्था है। जब तुम बैठते हो तो तुम्हारा शरीर एक जगह होता है, पर मन भटकता रहता है। जब तुम बैठे रहते हो तो तुम्हारा मन भी वहीं होता है, शरीर के साथ। जगन ने सोचा। उसे लगा जैसे साधु ने उसकी मन की बात पढ़ ली हो। वो रोज यहां आता, पर उसका मन कहीं और भटकता रहता, कभी माली के पास, कभी दुकान के पास, कभी अतीत में। तो मैं क्या करूं? उसने पूछा। कुछ मत करो, साधु ने कहा। बस यहीं रहो, यहीं, अभी, इस पल में। देखो नदी को, सुनो पानी की आवाज को, महसूस करो हवा को, बस। जगन ने वैसे ही किया। उसने आंखें बंद की, नदी की आवाज सुनी, हवा को महसूस किया। उसे लगा जैसे वो पहली बार सच में यहां था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं। साधु जा चुका था, पर उसकी बातें उसके दिल में बस गई थीं। उस दिन के बाद जगन रोज नदी किनारे आता और सच में वहां होता। उसका मन नहीं भटकता था, वो सिर्फ देखता था, सुनता था, महसूस करता था। माली ने उसे बदलते देखा। उसने एक दिन पूछा, पापा, तुम रोज कहां जाते हो, क्या करते हो? नदी किनारे, जगन ने कहा। बैठता हूं। बस बैठते हो? हाँ बेटा, बस बैठता हूं, और कुछ नहीं। माली को समझ नहीं आया, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि उसके पिता को यही अच्छा लगता है, तो ठीक है। दुकान अब बहुत अच्छी चल रही थी। माली ने उसे और भी बड़ा कर दिया था। उसने नई मिठाइयां बनाई, नए ग्राहक जोड़े और दुकान का नाम दूर दूर तक फैला दिया। लोग अब मालगुड़ी से बाहर से भी आते थे उसकी मिठाई खरीदने। जगन को देखकर बहुत अच्छा लगता था। उसका बेटा, जो कभी इस दुकान को बेकार समझता था, अब उसे इतनी ऊंचाइयों पर ले गया था। एक दिन माली ने उससे कहा, पापा, मैं दुकान और बड़ा करना चाहता हूं, शहर में भी दुकान खोलना चाहता हूं। जगन ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहले थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ नया करने की। करो बेटा, उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। माली ने शहर में दुकान खोली, बहुत अच्छी चली। फिर दूसरी दुकान, फिर तीसरी। देखते देखते माली एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। पर जगन को यह सब देखकर खुशी भी होती थी और थोड़ा अजीब भी लगता था। उसका बेटा, जो कभी उससे दूर भागता था, अब इतना बड़ा हो गया था, और वो खुद, जो कभी दुकान से चिपका रहता था, अब उससे दूर हो गया था। एक दिन वो फिर नदी किनारे बैठा था। साधु फिर आया। इस बार वो उसके पास बैठ गया। कैसे हो? साधु ने पूछा। ठीक हूं, जगन ने कहा। लगते तो ठीक नहीं हो, साधु ने कहा। क्या हुआ? जगन ने उसे सब बताया, माली के बारे में, दुकान के बारे में, अपने अकेलेपन के बारे में। साधु ने ध्यान से सुना, फिर बोला, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, उसकी अपनी जिंदगी है, तुम्हें खुश होना चाहिए। जगन ने कहा। पर? कोई पर नहीं, साधु ने कहा। यही जिंदगी है। बच्चे बड़े होते हैं, अपनी राह चुनते हैं, हमें बस उन्हें जाने देना होता है और अपनी राह खुद चुननी होती है। मेरी राह क्या है? जगन ने पूछा। वही जो तुम चुनो, साधु ने कहा। तुम यहां आते हो, नदी किनारे बैठते हो, शायद यही तुम्हारी राह है, शायद तुम्हें यहीं होना चाहिए। जगन ने सोचा, शायद साधु सही था, शायद उसे यहीं होना चाहिए, नदी के किनारे, अपने आप के साथ। उस दिन के बाद जगन ने और भी ज्यादा समय नदी किनारे बिताना शुरू किया। वो सुबह जल्दी आता, शाम तक रहता, कभी कभी तो वहीं सो जाता। माली को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वो चाहता था कि उसके पिता उसके साथ रहें, दुकान पर आएं, ग्राहकों से मिले, पर जगन का मन अब वहां नहीं लगता था। एक दिन उसने जगन से कहा, पापा, तुम हमेशा नदी किनारे क्यों रहते हो? दुकान पर आओ, ग्राहक तुमसे मिलना चाहते हैं। जगन ने उसे देखा। बेटा, मैंने अपना काम कर लिया, दुकान अब तुम्हारी है, तुम संभालो, मुझे अब यहीं अच्छा लगता है। माली को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि उसके पिता उससे दूर हो रहे हैं, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। मारगैया ने उसे समझाया, बेटा, तुम्हारे पिता अब एक अलग मुकाम पर है, उन्हें अब दुनियादारी से मतलब नहीं, उन्हें अपने आप से मतलब है, उन्हें जीने दो अपनी जिंदगी। माली ने सिर हिलाया। उसे समझ में आ गया था, उसके पिता ने उसके लिए सब कुछ किया था, अब उनकी बारी थी अपने लिए कुछ करने की। दोस्तों, इस अंतिम चैप्टर में हम जगन की जिंदगी के उस आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ पूरा हो जाता है। एक ऐसा अंत जो दुखद भी है और सुंदर भी। साल बीतते गए। जगन अब बहुत बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, पर उसकी आंखों में वही चमक थी, वही शांति थी।
वो रोज नदी किनारे जाता। अब वो और भी ज्यादा समय वहां बिताता, कभी कभी तो दिनों तक नहीं लौटता। माली उसे ढूंढने जाता और वहीं पाता, नदी के किनारे बैठा हुआ। एक दिन जगन ने माली से कहा, बेटा, मैं अब इसी नदी के किनारे रहूंगा, मेरे लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना दो। माली को बहुत दुख हुआ, पर उसने पिता की बात मानी। उसने नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी। जगन वहां रहने लगा। अब वो और भी ज्यादा शांत हो गया था। वो घंटों नदी को देखता रहता, कभी गीता पढ़ता, कभी बस आंखें बंद करके बैठा रहता। माली रोज उससे मिलने आता, खाना लेकर आता, उसके साथ बैठता, बातें करता। पर जगन अब बहुत कम बोलता था। वो ज्यादातर चुप रहता, बस मुस्कुरा देता। एक दिन मारगैया भी वहां आया। वो भी अब बूढ़ा हो गया था। उसने जगन को देखा और उसकी आंखों में वही शांति देखी जो उसने कभी किसी संत में देखी थी। जगन, तुम बदल गए हो, उसने कहा। जगन मुस्कुराया। बदलना ही तो जिंदगी है ना। तुम्हें क्या मिला? मारगैया ने पूछा। सब कुछ, जगन ने कहा। और कुछ नहीं। मारगैया को यह जवाब समझ में आया। उसे लगा जैसे जगन ने वो पा लिया था जिसकी तलाश में वो सालों से था। एक दिन जगन ने माली से कहा, बेटा, मुझे लगता है अब मेरा समय आ गया है। माली घबरा गया। पापा, ऐसा मत कहो, तुम अभी ठीक हो। ठीक हूं, जगन ने कहा, पर शरीर अब साथ नहीं देता। मैंने अपना काम कर लिया, अब जाना चाहता हूं। माली की आंखों में आंसू आ गए। पापा, तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रह लोगे बेटा, तुम मजबूत हो, मैंने तुम्हें मजबूत बनाया है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, इस नदी में, इस हवा में, इस आकाश में। उस रात जगन ने माली को गीता का एक श्लोक सुनाया। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि न दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शूषयति मारुतः। यानी आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है। आत्मा अमर है, अविनाशी है। समझे बेटा? जगन ने पूछा। माली ने सिर हिलाया। उसे सब समझ में आ गया था। अगली सुबह जब माली झोपड़ी पहुंचा तो जगन वहां नहीं था। उसकी चारपाई पर सिर्फ गीता रखी थी और एक छोटा सा पर्चा। पर्चे पर लिखा था, बेटा, मैं चला, नदी में मिल जाना, चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। माली ने नदी की तरफ देखा। पानी बह रहा था, वैसे ही जैसे हमेशा बहता था। उसे लगा जैसे उसके पिता उसी पानी में बह रहे हों, उसी हवा में उड़ रहे हों, उसी आकाश में छा रहे हों। वो बहुत देर तक नदी के किनारे बैठा रहा, रोया भी और मुस्कुराया भी। उसे लगा जैसे उसके पिता ने उसे एक आखिरी सबक दिया था, कैसे जीना है और कैसे जाना है। कुछ दिनों बाद मारगैया उससे मिलने आया। उसने जगन के बारे में पूछा। माली ने उसे सब बता दिया। मारगैया ने सिर हिलाया। वो मुक्त हो गया बेटा, उसने अपना मोक्ष पा लिया। मोक्ष? माली ने पूछा। हां, मारगैया ने कहा, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। तुम्हारे पिता ने वो पा लिया जिसकी तलाश में संत सालों भटकते हैं। माली को समझ में आया उसके पिता अब कहीं और थे, एक ऐसी जगह जहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मोह नहीं, बस एक शांति थी, एक सुकून था। उसने जगन की दुकान को उसके नाम पर एक ट्रस्ट बना दिया। उस ट्रस्ट से गरीब बच्चों को मुफ्त मिठाई दी जाती थी और उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया जाता था। लोग कहते थे कि जगन की आत्मा अब भी उस दुकान में बसती है, उन मीठी मिठाइयों में, उन खुश चेहरों में। माली रोज नदी किनारे जाता, वहां बैठता, अपने पिता से बातें करता। उसे लगता जैसे जगन उसे सुन रहा है, उसे देख रहा है, उस पे मुस्कुरा रहा है। एक दिन वहां उसे वही साधु मिला। बहुत बूढ़ा हो गया था, पर उसकी आंखों में वही चमक थी। तुम्हारे पिता चले गए? उसने पूछा। हां, माली ने कहा। तुम्हें दुख है? थोड़ा, माली ने कहा, पर यह भी पता है कि वो अब खुश है। साधु मुस्कुराया। तुमने सीख लिया बेटा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखा दिया। क्या सिखाया? ये कि प्यार का मतलब किसी को पकड़ कर रखना नहीं है, साधु ने कहा। प्यार का मतलब है किसी को जाने देना जब उसका समय आए, और उसे हमेशा अपने दिल में जिंदा रखना। माली ने सिर हिलाया। उसे सब समझ में आ गया था। वो उठा, नदी को प्रणाम किया और वापस दुकान की तरफ चल दिया। उसके पीछे नदी बह रही थी, वैसे ही जैसे हमेशा बहती थी।
और उसमें बह रहा था जगन का प्यार, उसकी शांति, उसका आशीर्वाद। उपसंहार। दोस्तों, ये कहानी है जगन की, एक मीठे की दुकान वाले की, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बेटे के लिए जी, जिसने प्यार किया, धोखा खाया, टूटा और फिर उठ खड़ा हुआ, जिसने अपने बेटे को माफ कर दिया और आखिर में खुद को पा लिया। ये कहानी सिर्फ जगन की नहीं है, ये हर उस पिता की कहानी है जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है और बदले में कुछ नहीं पाता। ये हर उस बच्चे की कहानी है जो अपने माता पिता से अलग रास्ता चुनता है। ये परंपरा और आधुनिकता की टकराहट की कहानी है। ये प्यार, नफरत, मोहभंग और अकेलेपन की कहानी है। और सबसे बड़ी बात, ये माफ़ी और मोक्ष की कहानी है। आर.के. नारायण ने इस कहानी के जरिए हमें दिखाया कि जिंदगी कितनी सरल है और कितनी जटिल भी, कि रिश्ते कितने नाजुक होते हैं और कितने मजबूत भी, कि प्यार कितना दुख देता है और कितना सुख भी। जगन चला गया, पर उसकी कहानी हमेशा रहेगी। उसकी दुकान की मिठाई की मिठास हमेशा घुलेगी मालगुड़ी की गलियों में, और उसकी आत्मा हमेशा बहती रहेगी उस नदी में जहां उसने अपने आखिरी दिन बिताए थे। तो दोस्तों, अगली बार जब तुम कोई मिठाई खाओ तो जगन को याद करना, उस मिठास में उसका प्यार ढूंढना, और कभी अपने पिता से मिलो तो उन्हें गले लगा लेना, क्योंकि पता नहीं कल हो या ना हो। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी कहानी द वेंडर ऑफ स्वीट्स की। आर.के. नारायण की ये अमर कृति हर उस इंसान को समर्पित है जो अपने रिश्तों की कद्र करता है, जो प्यार करता है और जो माफ करना जानता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, आपको सोचने पर मजबूर कर गई, आपको रुला गई, तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। और हाँ, स्टोरीज ऑफ जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली कहानियां हम लाते रहेंगे आपके लिए। कमेंट में बताइए आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, और क्या आपने कभी अपने माता पिता के साथ ऐसा कुछ महसूस किया है। धन्यवाद दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने रिश्तों की कद्र करो, प्यार करो और